हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7 विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने चैप्टर 1 के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करा रखा है। वो क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। तो इस क्लास में हम दूसरे अध्याय प्राणियों में पोषण के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर कर दे ताकि उन सभी तक क्लास की जानकारी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे सामने कुछ रिक्त स्थान दी गई है और उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें उनकी पूर्ति करनी है। पहली खाली जगह है, मानव पोषण के मुख्य चरण एवं है, यानी मानव पोषण के जो मुख्य चरण हैं वो हमें बताने हैं। तो मानव पोषण के अंतर्गत सबसे पहले होता है अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर समांगीकरण और फिर निष्कासन। तो ये 5 मानव पोषण के क्या है, प्रमुख चरण हैं। दूसरा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत ग्रंथि है। ठीक। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो आमाशय से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कुछ पाचक रसों का क्या होता है, स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। चौथा है, शुद्रांत यानी छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक परवद्र होते हैं जो कहलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें दीर्घरोम कहा जाता है। अगला है, अमीबा अपने भोजन का पाचन में करता है। तो अमीबा नामक जो जीव होता है, जो कि एक कोशिकीय जीव होता है, वो अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। हमें बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य है और कौन कौन से असत्य। पहला है, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। तो यह कथन कैसा है, यह कथन असत्य है। दूसरा, जीभ लार ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। बिल्कुल सही है। तीसरा, पित्ताशय में पीत रस अस्थायी रूप से भंडारित रहता है। तो ये गलत है, पीत रस स्थायी रूप से पित्ताशय में भंडारित रहता है। चौथा है, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो बिल्कुल सत्य है। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा और चौथा सही है। रूमिनेंट का मतलब होता है वे जीव जंतु जो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। पहले वो पूरा खाना एक साथ में कई सारा खा लेते हैं, जैसे भैंस, गाय, और फिर उसी को पेट से वापस मुंह में लाते हैं और जुगाली करते रहते हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। पहला है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। तो वसा का हमारे शरीर में जो पाचन होता है वो होता है शुद्रांत यानी कि छोटी आंत में। केवल जल और कुछ खनिज लवणों का अवशोषण ही बड़ी आंत में होता है। इसके अलावा भोजन के जितने भी घटक है या अवयव है उन सब का जो पाचन है वो कहाँ पर होता है, छोटी आंत में ही होता है। अगला है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। तो जल का अवशोषण कहाँ होता है, वो बड़ी आंत में यानी बृहदात्र में होता है। अगला है प्रश्न संख्या 4, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन के बाद जो नया उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, शर्करा। तो क का क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। फिर प्रोटीन, तो प्रोटीन से जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेंगे, अमीनो अम्ल। फिर वसा, तो वसा से वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। तो आपको अपनी कॉपी में क के सामने लिखना है 2, ख का 3 और ग का फर्स्ट, इनका मिलान कर देना है। अगला प्रश्न है, दीर्घरोम क्या है, फिर वो कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या है। यहाँ पर 3 प्रश्न साथ में हैं। तो पहला, दीर्घरोम क्या है। तो शुद्रांत यानी कि छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति होती है, जो अंदर वाली दीवार होती है, उस पर अंगुली के समान पाई जाने वाली उभरी हुई संरचनाएं दीर्घरोम या क्या कहलाती है, रसांकुर कहलाती है। छोटी आंत की जो भीतरी सतह होती है उस पर अंगुली के समान छोटी छोटी उभार वाली संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहा जाता है। ठीक। ये कहाँ पाए जाते हैं,
तो ये संरचनाएं शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाई जाती है। ठीक, फिर उनके कार्य क्या है? तो कार्य क्या है? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र क्या देते हैं? बढ़ा देते हैं, यानी उसके सतही क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। जो तल वाला एरिया है छोटी आंत का, जो सतही क्षेत्र है उसको क्या कर लेते हैं? बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है, जो रुधिर वाहिकाओं में क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। छोटी आंत में जिन भी पोषक तत्वों का पाचन होता है वो फिर इन्हीं दीर्घ रोम की मदद से कहाँ प्रवाहित किए जाते हैं? रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित किए जाते हैं, और रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में वो भेज दिए जाते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, पीत कहाँ निर्मित होता है? यानी पीत रस कहाँ निर्मित होता है और यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? दो प्रश्न है। तो पहला, पीत रस यकृत में निर्मित होता है। कहां पर निर्मित होता है? यकृत में। और ये किसके पाचन में सहायता करता है? तो यह वसा के पाचन में सहायता करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट यानी कि जुगाली करने वाले जीवों द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, और इसका कारण भी बताइए। हमें उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जिनका पाचन केवल रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले पशुओं के द्वारा ही किया जाता है, मानव के द्वारा नहीं, और ऐसा क्यों होता है इसका कारण भी देना है। तो कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन रूमिनेंट के द्वारा किया जाता है वो कौन सा है? सेल्यूलोज। और मानव सेल्यूलोज का पाचन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह इसे भली भांति नहीं चबा पाता। मानव के दांत इतने मजबूत नहीं होते कि वो ऐसे सेल्यूलोज जैसे कार्बोहाइड्रेट को आसानी से क्या कर सके? उसका सेवन कर सके और उसका पाचन कर सके। इसी कारण से सेल्यूलोज जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन केवल रूमिनेंट जीवों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कारण है कि हम ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से जो ऊर्जा है वो तुरंत ही प्राप्त हो जाती है? तो ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंचकर क्या हो जाता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। ग्लूकोज का कोशिकाओं के अंदर पहुंचकर क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन और मिल जाती है, जिससे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए तुरंत ऊर्जा क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। जैसे ही ग्लूकोज हमारे शरीर में पहुंचता है तो उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होने के बाद हमारे शरीर को किसी भी कार्य के लिए तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? हमें कुछ क्रिया लिखी गई है और बताना है कि ये क्रियाएं हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है उसका भाग आहार नाल है। आहार नाल के कौन कौन से भागों द्वारा ये क्रिया की जाती है? पहला है पचे भोजन का अवशोषण, तो वो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। भोजन को चबाना, तो भोजन को किससे चबाते हैं? दांतों से। जीवाणु नष्ट करना कौन करता है? आमाशय, क्योंकि आमाशय में क्या उत्पन्न होता है? HCl। फिर भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो वही छोटी आंत में या शुद्रांत में। और मल का निर्माण कहाँ होता है? तो मलाशय में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। यानी मानव में जो पोषण की प्रक्रिया है और एक अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है उसके अंदर जो पोषण की प्रक्रिया होती है, उन दोनों में क्या क्या एक समानता है और क्या एक अंतर है? तो देखो, दोनों में समानता क्या है कि दोनों ही, मानव की बात हो या अमीबा की, तो दोनों में ही कुछ पाचक रस क्या होते हैं? स्रावित होते हैं, जो मानव में भी होते हैं और अमीबा में भी। और अंतर क्या है? तो मानव में बिना पचा हुआ अपशिष्ट भोजन गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि अमीबा में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये दोनों में क्या है? अंतर है। ठीक, अगला, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथनों से कीजिए। पहला है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि का काम क्या होता है? तो लार ग्रंथि का काम होता है लार रस को स्रावित करना। ठीक, दूसरा है आमाशय। तो आमाशय का निर्माण क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl या जठर रस का स्राव करना, अम्ल का निर्मोचन। फिर यकृत, तो यकृत का काम क्या होता है? पीत रस का स्राव करना। फिर मलाशय, तो मलाशय का काम क्या होता है? बिना पचे हुए भोजन का भंडारण करना। शुद्रांत यानी छोटी आंत, ये काम क्या करती है? तो पाचन का पूरा होने, यानी पाचन की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? छोटी आंत की।
फिर बृहदांत्र या बड़ी आंत का काम क्या होता है, तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण। ठीक है, तो ये आपको मिलान कर देने हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। तो मैं पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए, ये आपके सामने मानव पाचन तंत्र का एक चित्र दिया हुआ है, जिसमें देखो सबसे पहला भाग इधर जीभ है, फिर ये मुख या मुख गुहा है, ये ग्रसिका है, फिर यहाँ पर आमाशय है, फिर यहाँ पर छोटी आंत है, यहाँ पर देखो ये यकृत है, ये पीत नली है, फिर अग्नाशय है, फिर बृहदांत्र या बड़ी आंत है, फिर ये क्या है, गुदा द्वार है। तो ये मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग है। जीवा, मुख, ग्रसिका, आमाशय, फिर अग्नाशय, फिर ये छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार, ये क्या है, मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग है, जिनकी मदद से मानव में पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। प्रश्न पूछ रहा है कि अगर हम रोटी नहीं खाएं और केवल हरी सब्जियां या घास का ही सेवन करें, यानी मनुष्य अगर है तो वो केवल हरी सब्जी का और जीव है तो केवल घास का, तो क्या ऐसा करके हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो मनुष्य अपने जीवन की अनेक जैविक क्रियाएं करता है। मनुष्य अपने शरीर की क्या करता है, अनेक जैविक क्रियाएं करता है, और इन सभी जैविक क्रियाओं के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की। यह ऊर्जा हमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से क्या होती है? प्राप्त होती है। हम जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है और वहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अपने शरीर की क्रियाशीलता बढ़ाने, वृद्धि हेतु, ऊतकों की मरम्मत हेतु, उपापचय नियंत्रण हेतु, इन सभी क्रियाओं के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? पोषण की जरूरत होती है। और इन सभी क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा है वो हमें केवल हरी सब्जियों या घास से प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर को जितने भी पोषक तत्वों की जरूरत है वो सारे ही पोषक तत्व हमें हरी सब्जियों या घास से मिल जाए। तो इन क्रियाओं के लिए हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, लवण आदि की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी हमारे शरीर में जो विभिन्न क्रिया हो रही है उन सब के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, लवण, इन सब की आवश्यकता होती है, जो केवल हरी सब्जियों और घास से संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए केवल हरी सब्जियां और घास ही काफी नहीं है। इसके आधार पर हम अपना जीवन नहीं जी सकते। ठीक, तो इस प्रकार हमने आपके अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।